ओरिजिन के रिगार्डिंग जो है दो थ्योरी है, एक है सेफ्टी वॉल्व थ्योरी और सेकंड है कॉन्स्पिरेसी वेस्टेड इंटरेस्ट। ठीक है, इसकी उत्पत्ति से जुड़ी हुई दो थ्योरी हैं। सेफ्टी वॉल्व थ्योरी दी लाला लाजपत राय ने। ठीक है, ठीक है। और कॉन्स्पिरेसी वेस्टेड इंटरेस्ट दिया R.C. दत्त ने। यहीं से एक हिस्टोरियन का नाम भी जुड़ा हुआ है कॉन्स्पिरेसी वेस्टेड इंटरेस्ट का, अनिल सील। अनिल सील। मेन थ्योरी किसकी है? ये R.C. दत्त। अनिल सील एक हिस्टोरियन है, इनका भी नाम इससे जुड़ा हुआ है, दोनों नाम बता दिया हमने, लेकिन मेन जो है कौन है इसके? R.C. दत्त, रमेश चंद्र दत्त। ये थोड़ा मार्क्सिस्ट हैं, मार्क्सवादी R.C. दत्त। ठीक है, तो हर चीज़ को उसी नज़रिए से देखते हैं इन्होंने। फाइनेंशियल जो है, हाँ, चीज़ों को ड्रेन थ्योरी में ये भी जुड़े हुए हैं, धन निकासी के सिद्धांत में एक्सप्लॉयटेशन से जुड़े हुए हैं। तो ये अब कांग्रेस की ओरिजिन से जुड़ी हुई एक स्टोरी है कि अभी कुछ दिन पहले एक रिवोल्ट हुआ था 1857 का, म्यूटिनी। और 1857 के म्यूटिनी में अंग्रेजों ने एक ऐसा विरोध फेस किया जिससे पहले तो उनको हर जगह से क्या करना, छोड़ना पड़ा। और इतना विरोध है यहाँ के लोगों में, यहाँ के वर्ग में, इस बात का ब्रिटिशर्स को पता ही नहीं चला। ठीक है, तो अब एक कॉन्सेप्ट डेवलप हुआ, डफरिन से A.O. ह्यूम मिले और उन्होंने कहा कि मैंने बहुत से ऐसे लोगों को लगाया था और उनसे जो रिपोर्ट आई है उनके जासूसों से, उनके स्पाई A.O. ह्यूम की थे, कि इस बार जो डिसकंटेंट है, जो असंतोष है, वो 1857 से कहीं अधिक है और एरिया भी उसका कहीं बड़ा है। तो समय रहते हम उस पर पहले से तैयारी कर लें, उनका मूवमेंट क्या होने वाला है, विरोध का लेवल क्या है, किस स्तर तक वो असंतुष्ट हैं, कहाँ तक वो जा सकते हैं। अगर ये हमें पहले से पता चल जाएगा तो क्या होगा, हम पहले से क्या करेंगे, अपने आप को प्रिपेयर कर लेंगे, तो 1857 वाली कंडीशन नहीं आएगी। तो ये थ्योरी कहलाई सेफ्टी वॉल्व थ्योरी। सेफ्टी वॉल्व समझते हैं ना, जैसे उसमें लगा होता है, वो क्या करता है, वो प्रेशर लीक करता रहता है जिससे ऊपर फटता नहीं है। तो ये ऑर्गेनाइजेशन के मंच से, प्लेटफॉर्म से जो डिमांड रखी जाएगी, उस डिमांड का लेवल क्या है, उससे हम उनके बीच के असंतोष का एक अंदाज़ा लगा लेंगे और पहले से क्या करेंगे, हम मैनेज करेंगे, प्रिपेयर कर लेंगे, या इनके माध्यम से हम उनकी चीज़ें क्या है, विरोध एक निकलता रहेगा तो भी क्या होगा,
वो मूवमेंट या 1850 जैसा मूवमेंट नहीं होगा। 1857 का मूवमेंट तो इसलिए भी था क्योंकि उनको कोई ऐसा प्लेटफॉर्म भी नहीं था जहां वो अपनी बातें रखें। उनके पास एक ही विकल्प था, क्या कि विरोध करना, लड़ाई करना। ठीक है, तो अब ये जो थ्योरी दे कर रहा है लाला लाजपत राय, किस मैगजीन में? यंग इंडिया में। ठीक है, लिख लीजिए पॉइंट तो, लाला लाजपत राय गेव दिस थ्योरी इन यंग इंडिया। मैगजीन का नाम भी पूछा जाता है, यंग इंडिया। लाला लाजपत राय गेव सेफ्टी वॉल्व थ्योरी इन यंग इंडिया। तो सेफ्टी वॉल्व कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। सुरक्षा वाल्व सिद्धांत कौन दे रहा है? लाला लाजपत राय। अब किस मैगजीन के माध्यम से? यंग इंडिया के माध्यम से। क्या है कि इस ऑर्गेनाइजेशन के माध्यम से जो ये डिमांड रखी जाएगी उससे हमको क्या होगा, एक अंदाजा लग जाएगा। वो विस्फोट नहीं हो पाएगा जो 1857 में हुआ। जो असंतुष्ट है उनको एक प्लेटफॉर्म मिल जाएगा और हमें एक अंदाजा लग जाएगा, तो हम पहले से अपने आप को क्या करेंगे? प्रिपेयर कर लेंगे या तैयार कर लेंगे। ठीक है। सेकंड, कॉन्स्पिरेसी वेस्टेड इंटरेस्ट। इन्होंने कहा कि एक लॉयल अपोजिशन चाहिए। लॉयल अपोजिशन समझ रहे हैं ना? है तो विरोधी, लेकिन झुकाव किसकी तरफ? उनकी तरफ रहे। तो ये ऐसा एक ऐसा ग्रुप, लॉयल अपोजिशन ग्रुप खड़ा करने का ये कॉन्स्पिरेसी थी, षड्यंत्र थी ब्रिटिशर्स की। ठीक है, इसके बारे में लिख लीजिए तो और क्लियर हो जाएगा। सेकंड, कॉन्स्पिरेसी वेस्टेड इंटरेस्ट। The Indian National Congress was founded by the British. The INC was founded by the British to create a loyal opposition भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना अंग्रेजों के द्वारा एक वफादार विरोधी वर्ग को तैयार करना था, यह वफादार विपक्ष को तैयार करना था। He believed that the Congress leader were given certain benefits by the British to create a political platform to maintain control over the Indian population. मतलब ये जो लॉयल अपोजिशन है वो उनकी अथॉरिटी को चैलेंज नहीं करेंगे और इनके माध्यम से वो क्या करेंगे? इंडियन पॉपुलेशन पे अपना नियंत्रण बनाए रखेंगे। ये एक षड्यंत्र था। आर.सी. दत्त के अकॉर्डिंग ऑर्गेनाइजेशन इस उद्देश्य से क्या की गई थी? खड़ी की गई थी, फॉर्म की गई थी।
उनका मानना था या उनका विश्वास था कि भारतीय लोगों पर या भारतीय जनसंख्या पर नियंत्रण बनाए रखने के उद्देश्य से कांग्रेस के नेताओं को अंग्रेजों के द्वारा कुछ निश्चित लाभ प्रदान कर एक राजनीतिक मंच तैयार किया जाए। The loyal opposition would not challenge their authority. The loyal opposition would not challenge their authority. ये वफादार विपक्ष उनकी सत्ता को चुनौती नहीं देंगे। Thus they created the Congress and supported its leader. Thus they created the Congress and supported its leader. इसलिए उन्होंने कांग्रेस का गठन किया तथा नेताओं की सहायता की। इसलिए उन्होंने कांग्रेस का गठन किया तथा नेताओं की सहायता की। दोनों थ्योरी क्लियर है? सेफ्टी वॉल थ्योरी एंड कॉन्स्पिरेसी। कॉन्स्पिरेसी कैसी? एक लॉयल अपोजिशन क्रिएट करने का, जो उन्होंने किया कांग्रेस के माध्यम से। ठीक है, उनका सपोर्ट करेंगे ऑर्गेनाइजेशन, और उसी को आप कह सकते हैं सेफ्टी वॉल में कि उनके माध्यम से वे जानते रहेंगे कि अंदर असंतोष का लेवल क्या है, या एक ऐसा प्लेटफॉर्म दे रहे हैं जहाँ से चीज़ें असंतोष अलग अलग माध्यम से निकलकर बाहर आ रहे हैं। तो वो 1857 वाला जो म्यूटिनी है, वो विस्फोट का वो लेवल नहीं हो पाएगा। लेकिन हुआ इसका उल्टा। ओरिजिन का पीछे कॉन्स्पिरेसी जैसी हो, पहले 2-3 जो सेशन हुए उसी में ब्रिटिशर्स परेशान हो गए। इलाहाबाद तक आते आते तो उन्होंने व्यवस्था की कि कोई इनको सेशन का जो है वो आपका स्थानीय ना दे जहाँ ये अपनी मीटिंग कर सके। तो दरभंगा के जो शासक हैं उन्होंने वो ज़मीन उनको दान की, तब ये सेशन हो पाया। तो भले ही इनका मोटिव चाहे जो रहा हो, कॉन्स्पिरेसी रही हो या सेफ्टी वॉल्व रही हो या ह्यूम का जो कॉन्सेप्ट रहा हो, लेकिन जो लीडर्स यहाँ पर गए उन्होंने क्या किया? भारतीयों की मांग उसको एक राष्ट्रीय संस्था के रूप में कन्वर्ट करने का अपना भूमिका निभानी शुरू की, और एक राष्ट्रीय संस्था, एक नेशनल ऑर्गेनाइजेशन के रूप में उसने भारत में क्या किया? रोल प्ले किया, और एक नेशनल अवेकनिंग भारत में ले आने में एक मजबूत भूमिका निभाई। दोनों क्लियर है? चलिए, ग्रोथ ऑफ कांग्रेस, ये बना लिया ना, हटा दें। ग्रोथ ऑफ कांग्रेस,
इसको दो फेस में बांटते हैं। पहला फेस क्या कहलाएगा? मॉडरेट। हाँ, मॉडरेट फेस, मॉडरेट फेस एंड एक्सट्रीमिस्ट। मॉडरेट फेस एंड एक्सट्रीमिस्ट फेस, उदारवादी चरण तथा अतिवादी चरण। इसका समय क्या होगा? हाँ हाँ, वो अब आप बताएंगे आपको, ठीक है, क्या कारण है। और ये (1905 या आफ्टर 1905? इसके भी दो फेस हैं। एक फेस रहेगा 1805 to 92 और 1892 to 1905। ये कहलाता है फेस गोखले एज। गोखले एज। इसको भी हम दो फेस में करेंगे। मान लीजिए एक 15 और फिर 1915 से गांधी एरा आफ्टर 1915। लेकिन वैसे मेनली कॉमनली क्या जाना जाता है ये। अब इसमें जो मूवमेंट का ये जो फेस है, इसको समझिए। इस फेस में ये जो फर्स्ट फेस कहला रहा है, आप इसको मान लीजिए सेक्शन ए या सेक्शन बी में डिवाइड कर लीजिए, ठीक है। इसमें तरीका क्या होगा? इनका ईयरली सेशन हो रहा है कब? दिसंबर में। और उन सेशन में क्या करेंगे? वो जो डिमांड है इनकी, हम आगे चर्चा करेंगे, उसको थ्रू पिटिशंस रखेंगे, प्रार्थना पत्रों के माध्यम से, एप्लीकेशंस के माध्यम से अंग्रेजों से डिमांड करेंगे और फिर साल भर शांत रहेंगे, ठीक। बाकी क्या होगा? अपने पत्र के माध्यम से, पत्रिकाओं के माध्यम से, है ना। क्या डिसाइड किया इन्होंने कि कांग्रेस के मंच से ऐसी कोई बात नहीं रखी जाएगी जो किसी धर्म विशेष, किसी वर्ग विशेष या किसी जाति विशेष से संबंधित हो। कांग्रेस का मंच उन्हीं बातों को रखेगा जो भारतीयों से जुड़ी हो, जिसका चरित्र क्या हो, नेचर क्या हो, राष्ट्रीय हो। जैसे सिविल सर्विसेज का मामला, जैसे नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन, ठीक है, चीज़ों को लेकर। क्यों? क्योंकि अगर ये इंडिविजुअल किसी क्लास, किसी कास्ट, किसी जाति, किसी बातें रखेंगे तो फिर इनका नेशनल कैरेक्टर खत्म हो जाएगा, ठीक है। और वो डिमांड रहेगी कैसे? थ्रू पिटिशंस। अभी तक 92 के पहले जो विधानसभाओं में जो बजट रखे जाते थे उन पर भारतीयों को बोलने का भी अधिकार नहीं था, ठीक है। तो कांग्रेस के मंच से, और इनके जो लीडर्स हैं वो क्या हैं? पार्ट टाइम पॉलिटिशियन हैं, सक्सेसफुल प्रोफेशनल्स हैं। राजनीति उनका क्या है? पार्ट टाइम जॉब है, फुल टाइम पॉलिटिशियन नहीं है। तो चीज़ें क्या है? बड़ी लिमिटेड है।
लेकिन इनके प्रयासों ने कांग्रेस का जो उद्देश्य था कि एक नेशनल ऑर्गेनाइजेशन के रूप में ला खड़ा करना, नेशनल एवेकनिंग लाना, उसमें इनको एक हद तक सक्सेस मिली। 1892 के एक्ट के तहत बजट पर बोलने का अधिकार दे दिया गया। तो गोखले ये विधानसभाओं में ब्रिटिशर्स की पॉलिसी या बजट की आलोचना करना शुरू किया। बड़े, अभी तो आलोचना नहीं हो रही है, डिमांड हो रही है, ठीक है। और सेकंड फेज जो गोखले एरा क्या होगा, वो क्रिटिसाइज का होगा, अपनी बातें रखना का। बजट आ रहा है तो बजट की कमियों को गिनाएंगे, और भी कोई पॉलिसी कोई लॉ आ रहा है तो, ठीक है। तो कब तक चलेगा, 1892 टू 1905, ये गोखले एक कह रहेगा। 1905 में बंगाल विभाजन के बाद वहाँ मूवमेंट शुरू हुआ, स्वदेशी, बायकॉट, तमाम चीज़ें। और कांग्रेस के मंच से जो उनके मेंबर्स थे वो दो भागों में बट गए। मॉडरेट्स पहले से चले आ रहे थे, और एक्सट्रीमिस्ट का एक धड़ा हुआ जो लाल बाल पाल के नाम से जाना जाता है, ठीक है। उनके प्रयासों ने उनकी डिमांड की बहिष्कार या बायकॉट का कॉन्सेप्ट क्या होगा, बायकॉट केवल बंगाल एरिया रहे या ऑल इंडिया लेवल पे हो, इस मुद्दे पे डिस्प्यूट हुआ। और फिर बायकॉट केवल क्लोथ का हो, ब्रिटिश क्लोथ का हो, या हर उस चीज़ का बायकॉट किया जाए जो ब्रिटिशर से डायरेक्ट या इनडायरेक्ट जुड़े हो। इस बात को लेके प्रोग्राम, जो मूवमेंट का प्रोग्राम है, कार्यक्रम है, या जो कैसे चलेंगे, विवाद शुरू हुआ। और फिर 1907 तक आते आते चीज़ें क्या हो गई, जो एक्सट्रीमिस्ट हैं वो कांग्रेस से बाहर कर दिए गए, जो स्प्लिट ऑफ कांग्रेस कहलाती है, सूरत। बातें क्लियर हो रही ना। तिलक को जेल हो गई 6 वर्षों के लिए, अतिवादी निकाल दिए गए। तो कांग्रेस का जो मंच है वो एक तरीके से एक निष्क्रिय संस्था के रूप में हो गया, क्योंकि संघर्ष या जो चीज़ें, आलोचना या संघर्ष की बातें कहाँ से शुरू हुई थी, एक्सट्रीमिस्ट फेज से शुरू हुई थी। 1915 में जब तिलक छूटेंगे तो फिर प्रयास करेंगे, एक्सट्रीमिस्ट को जो बचे हैं वो अंदर लाए जाएंगे, ठीक है। दादा भाई नौरोजी वगैरह की तब तक जो विपिन थे, फिरोज शाह मेहता की उनकी डेथ हो चुकी होती है, जो एकदम धुर विरोधी थे एक्सट्रीमिस्ट के, तो उनको एंट्री मिलती है। और फिर 1916 में लखनऊ में मुस्लिम लीग को भी साथ लाया जाता है, कांग्रेस सेशन शुरू होता है, और यहाँ से फिर गांधी एरा स्टार्ट होती है। बातें क्लियर हो रही है ना। तो इनको दो फेस में, एक मॉडरेट फेस मेनली और दूसरा एक्सट्रीमिस्ट फेस। इसमें डिफरेंसेस क्या है, ये अलग से आपको टॉपिक है कि मॉडरेट फेस क्या है और एक्सट्रीमिस्ट फेस क्या है, वो हम लिखवा देंगे, क्वेश्चन पूछा जाता है मेंस में। ये बातें क्लियर हैं, बना लिया, लिख लिया इसको, ठीक है। चलिए लिख लीजिए बातें। इन 1885 टू 1892, मतलब ये वाला फेस। इन 1885 to 1892 phase led by A.O. Hume, दादा भाई नौरोजी, महादेव गोविंद रनाडे, फिरोज शाह मेहता, वर इम्पॉर्टेंट लीडर्स। ये सभी क्या है, उदारवादी गुट के लेता है। 1885 से 1892 के चरण में, 1885 से 1892 के चरण में A.O. ह्यूम, W.C. बनर्जी, फिर रिपीट कर रहे हैं नाम, लिख लीजिए, W.C. बनर्जी, दादा भाई नौरोजी, महादेव गोविंद रनाडे, MG रनाडे जिसको आप सब पढ़ते होंगे, महादेव गोविंद रनाडे, फिरोज शाह मेहता,
फिरोज शाह मेहता प्रमुख नेता थे। सेकेंड फेज क्या है? 1892 टू 1905। विटनेस द राइज ऑफ गोपाल कृष्ण गोखले, विटनेस द राइज ऑफ गोपाल कृष्ण गोखले, a disciple of M.G. Ranade, a disciple of M.G. Ranade, disciple of M.G. Ranade। इस चरण में M.G. रनाडे के शिष्य, ये पूछा जाता है, ठीक है, कि किसके, इनका गुरु कौन था या ये किसके शिष्य थे? गोपाल कृष्ण गोखले। इस चरण में M.G. रनाडे के शिष्य गोपाल कृष्ण गोखले का उदय हुआ। विशेषताएं इस फेज की, मॉडरेट फेज की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? फीचर्स, लीडर ऑफ दिस फेज वॉज वेस्टर्न एजुकेटेड, लीडर्स ऑफ दिस फेज वॉज वेस्टर्न एजुकेटेड, एंड सक्सेसफुल प्रोफेशनल्स, and successful professionals। इस चरण के नेता पश्चिमी शिक्षा प्राप्त, तथा सफल व्यवसायी थे। So politics was part-time affair, politics was part-time affair for them। इसलिए राजनीति उनके लिए अंशकालिक विषय था। मतलब फुल टाइमर पॉलिटिशियन नहीं है, ठीक है, कुछ दूसरी जॉब कर रहे हैं। कांग्रेस के मेंबर भी हैं, कोई एडवोकेट है, कोई दूसरा है, कोई व्यवसायी है ना, वेस्टर्न एजुकेटेड है, और कांग्रेस से जुड़े हुए हैं। साल में एक बार बैठक होती है, वहाँ उपस्थित होते हैं, और उनके माध्यम से जो डिमांड रखी गई है, जो बिल रखा गया, उस पर पक्ष विपक्ष डिस्कशन हुआ, उसमें भाग लेना और फिर वापस अपने अपने काम। ठीक है, चीज़ों को लेकर तो अंशकालिक विषय था। दे कुड नॉट हैव देयर फेथ इन मास पॉलिटिक्स, उनका समूह राजनीति में कोई विश्वास नहीं था। They believed in gradual development, and making British people या British public opinion aware through petitions and prayers।
उनका क्रमिक विकास में विश्वास था, उनका क्रमिक विकास में विश्वास था तथा प्रार्थना पत्रों के माध्यम से अंग्रेजी जनमत को जागरूक करना था, अंग्रेजी जनमत को जागरूक करना था। मतलब इनका मानना था कि अगर उनको ब्रिटिश जो सिटीजन हैं, अगर उनको लगेगा कि हमारे साथ ये एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, इस तरह से हमको एक्सप्लॉयट कर रहे हैं, तो कोई कारण नहीं, वो फिर क्या करेंगे, वो अपने सरकार पे दबाव डालेंगे और हमारी डिमांड क्या होगी, मानी जाएगी। क्यों? क्योंकि अब 1857 के बाद, 1858 के बाद इंडियंस भी क्या हो गए, ब्रिटिश सिटीजन हो गए ना। हमने क्या बताया था कि एक जो माइंडसेट चेंज हुआ वो ये कि अब इन एजुकेटेड पर्सन्स को ये लगा कि ब्रिटिश सिटीजन को जो राइट मिले हुए हैं वही राइट अब हमको भी मिलेंगे। और जब ये चीज़ें ख़त्म हुई तो डिमांड शुरू हुई। कैसे? फर्स्ट फेज ऐसा हुआ कि वो चाहते थे कि अगर हम ब्रिटिश, इसके लिए वो कांग्रेस वहाँ भी जाएंगे, वहाँ मैगजीन निकालेंगे, कई कमेटी बनेगी जो ब्रिटेन जाएगी, ये आगे हम बता देंगे, ठीक है। और उसका उद्देश्य क्या होगा कि ब्रिटिश जो पब्लिक है उसको अवेयर करना कि हमारे साथ ये दिक्कतें हैं, ये चीज़ें हैं, और अगर उनको जागरूक हो जाएंगे तो फिर हमारे साथ क्या होगा, जो हमारी डिमांड है वो एक्सेप्ट कर ली जाएंगी और हमें भी वही राइट मिलेगा जो ब्रिटिश सिटीजन को मिला हुआ है। ऐसा इनका विश्वास था, ठीक है। ऑब्जेक्टिव, उद्देश्य क्या था मॉडरेट फेज का? उद्देश्य या ऑब्जेक्टिव, फर्स्ट to give boost to growth of nationalism, राष्ट्रवाद के विकास पर, राष्ट्रवाद के विकास को बल देना या शक्ति प्रदान करना। टू गिव बूस्ट टू ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म, राष्ट्रवाद के विकास पर बल देना। सेकंड, टू यूनिफाई द मासेस, टू यूनिफाई द मासेस ऑन कॉमन प्रोग्राम, कॉमन प्रोग्राम, समान कार्यक्रम पर लोगों को एकजुट करना। मतलब कोई ज़रूरी नहीं है कि आपसे वो संबंधित हो चाहे ना हो, ये सभी भारतीयों के लिए है ना। अभी तक टेंडेंसी क्या थी कि अगर हमसे जुड़ा नहीं, आज भी है, आज भी अगर हमसे मतलब नहीं तो लोग क्या करते हैं, इग्नोर कर देते हैं, है ना। तो उस वक्त तो और रहा होगा। तो अगर डायरेक्ट इंडिविजुअल किसी से नहीं जुड़ा है, किसी कास्ट से नहीं जुड़ा है, किसी रिलीजन से नहीं जुड़ा, वो उसमें पार्टिसिपेट नहीं करते थे। तो सबसे पहला तो चैलेंज यही था कि किसी कॉमन प्रोग्राम पर जो सभी भारतीयों के लिए है, उसे समस्त भारतीयों को क्या करना, एक मंच पर लाना, जोड़ना, जिससे वो क्या करें, उसके अगेंस्ट आवाज़ उठा सकें। नेक्स्ट, टू इम्पार्ट political training to the people, to impart political training to the people, लोगों को राजनीतिक शिक्षा देना। राजनीतिक शिक्षा देना, राजनीतिक शिक्षा का मतलब हाँ कि कॉन्स्टिट्यूशनल वे, हमारी जो डिमांड है, जो मांग है, उसको रखने का, उसकी मांग का एक संवैधानिक तरीका। और संवैधानिक तरीका क्या है? थ्रू पिटिशंस एंड प्रेयर्स। अभी तक क्या था कि हाथ में तलवार लेकर निकल पड़ना, यही एक तरीका आता था, यही तरीका होता था।
मेडिवल एज में पूरा यही तरीका था, लेकिन अब क्या था, एक कॉन्स्टिट्यूशनल वे अपनाना था। तो खुद कैसे आप लोगों को शिक्षित करेंगे, खुद वो कॉन्स्टिट्यूशनल वे अपनाएंगे, उस पर डिस्कशन होगा, लोगों तक जाएगा और लोग अवेयर होंगे, तो उसी तरीके से अपनी बात रखेंगे। क्यों? क्योंकि फर्दर अगर उनके पास जब ये गवर्नमेंट आएगी, तो अगर उनको लोगों को ये नहीं पता है कि अपनी बातें रख, क्योंकि भारत क्या है, अलग अलग धर्मों का, अलग कल्चर का देश है, ऐसा हो ही नहीं सकता कि सभी संतुष्ट हो, कुछ ना कुछ असंतुष्ट रहेगा, सरकार के प्रति विरोध रहेगा। तो उनका डिमांड रखने का या अपनी बातें रखने का एक कॉन्स्टिट्यूशनल तरीका उनके पास हो, जिससे वो प्रॉब्लम फेस उनको सरकार को ना करनी पड़े, कि आगे चल के जब भारत का शासन भारतीयों को मिले तो लोगों को एक संवैधानिक तरीका मालूम हो अपनी बातें रखने का और अपनी बातें मनवाने का। नेक्स्ट एंड लास्ट, टू एनालाइज the colonial economic system, to analyze the colonial economic system औपनिवेशिक आर्थिक व्यवस्था का मूल्यांकन करना, जिसमें उन्होंने क्या किया, ड्रेन थ्योरी दी कि कैसे भारत जो क्या हो रहा है, वो गरीब से गरीब और गरीब होता जा रहा है, ट्रेड बढ़ रहा है लेकिन भारत को उसका कोई फायदा नहीं हो रहा है, भारत की संपत्ति विभिन्न तरीकों से, विभिन्न माध्यमों से ब्रिटेन को जा रही है ना, चीज़ों को लेकर। ये जो है, ये बातें कैसे लोगों को विश्वास दिलाएंगी, जब पता चलेगा, लोगों को पहुंचाई जाएंगी। ये इतना ऐसा एनालिसिस वही कर सकता है जो क्या हो, एजुकेटेड हो, शिक्षित हो, हर चीज़ों को उस नज़रिए से देखता हो। तो कांग्रेस का एक उद्देश्य ये भी था कि इन्होंने क्या किया, दादा भाई नौरोजी जो मॉडरेट फेस के हैं, उन्होंने क्या किया, ऐसी चीज़ें निकाली और एक ड्रेन थ्योरी दी, निकासी सिद्धांत धन का, जो लोग जाने कि कैसे हम भारत क्या हो रहा है, गरीब से गरीब होता जा रहा है। क्योंकि इससे पहले पॉलिटिकल डायनेस्टीज़ भले ही चेंज होती गई, पॉलिटिकल डिसइंटीग्रेशन होता गया, लेकिन ट्रेड का हमेशा क्या हो गया, ट्रेड बढ़ता ही रहा। किसी भी कंडीशन में वो स्थिति नहीं आ पाई जो ब्रिटिशर्स के आने के बाद हुई, या जो डुअल एडमिनिस्ट्रेशन लाया गया बंगाल में, उस दौरान जितना बंगाल का आर्थिक पतन हुआ या आर्थिक शोषण हुआ। तो ये बातें लोगों तक पहुंचाएगा कौन, तभी क्या करेंगे, किसी कॉमन प्रोग्राम पर वो एक साथ आएंगे, उनको पता चलेगा इस तरीके से हमारा शोषण है। अभी तो क्या हम अनपढ़ हैं, अशिक्षित हैं, उनको पता ही नहीं कैसे चीज़ें हमारी क्या हैं, भारत गरीब हो रहा है या हमारी आर्थिक स्थिति और कमज़ोर हो रही है, ठीक है चीज़ों को। तो ये चार पांच जो बातें हैं, ये इनका मॉडरेट फेस का क्या है, ऑब्जेक्टिव है या उद्देश्य है। नेक्स्ट, मेजर्स किया क्या इन्होंने, उपाय, मेजर्स। अब मूवमेंट कैसे करेंगे, क्या बातें करेंगे। इन 1888 a bill was passed which provided that any bill offending the sentiments of the Muslims will not be brought or passed. as 1888 ईस्वी में एक कानून पास हुआ, स्वीकृत हुआ, जिसके अनुसार 1888 में एक कानून स्वीकृत हुआ जिसके अनुसार ऐसा कोई भी कानून जिससे मुस्लिमों की भावनाओं को आहत हो, चोट पहुँचे, ना तो लाया जाएगा और ना ही स्वीकृत होगा।
In 1889, a committee of Congress, in 1889, a committee of Congress was set up in London by Dada Bhai Nauroji, William Wedderburn, W-E-D-D-E-R, William Wedderburn, W-E-R-N, W.C. Kane, and Hume. A new magazine was started in 1890. A new magazine was started in 1890. 1889 ईस्वी में लंदन में दादा भाई नौरोजी, विलियम वेडरबर्न, ने ह्यूम की बायोग्राफी लिखी है, जीवनी, ठीक है। विलियम वेडरबर्न, W.C. केन तथा ह्यूम की एक कांग्रेस समिति का गठन किया गया। तथा एक नई पत्रिका नाम क्या है? इंडिया। मैगजीन का नाम क्या है? इंडिया। हाँ, तथा एक नई पत्रिका 1890 में शुरू की गई। काम क्या था? ब्रिटिशर सिटीजन में अवेयरनेस लाना, वहाँ के नागरिकों में क्या करना? जागरूक करना भारतीयों के अधिकारों के प्रति। प्रोग्राम, कार्यक्रम, नेक्स्ट, प्रोग्राम, कार्यक्रम। पहला तो एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोग्राम, प्रशासनिक कार्यक्रम। इसमें क्या क्या होगा? पहला तो नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन, नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन, मतलब अधिक से अधिक प्रतिनिधित्व की मांग की इन्होंने, ठीक है। प्रतिनिधित्व के बिना कर नहीं। रिप्रेजेंटेशन, एक्सपेंशन ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, विधान सभाओं का विस्तार, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेटिव हो गया। पॉलिटिकल प्रोग्राम में इंडियनाइजेशन ऑफ सिविल सर्विसेज, सिविल सेवाओं का भारतीयकरण की मांग करना, सिविल सेवाओं का के भारतीयकरण,
और एक और इकोनॉमिक लिख लीजिए, आर्थिक प्रोग्राम में क्या था, टू प्रोटेक्ट द इंडियन इंडस्ट्रीज, टू प्रोटेक्ट द इंडियन इंडस्ट्रीज, भारतीय उद्योगों को सुरक्षा देना। ठीक है, ये प्रोग्राम की बातें हो गई, चीज़ें क्लियर हो रही ना। ओरिजिन की दो थ्योरी, फिर फेस दो इसके, फेस में फिर उसके करेक्टरिस्टिक फीचर्स, फीचर्स के बाद ऑब्जेक्टिव, और फिर प्रोग्राम, और एक लास्ट लिमिटेशंस, सीमाएं, लिमिटेशन एंड अचीवमेंट्स, सीमाएं तथा उपलब्धियां। पहले लिमिटेशंस की बातें करेंगे। दे वर्क विद इन द बाउंड्रीज ऑफ लॉ, दे वर्क विद इन द बाउंड्रीज ऑफ लॉ। गांधी एरा में फिर ये नहीं होगा। गांधी जी ने क्या कहा कि अगर कानून का नेचर रिप्रेसिव है तो हम उसका क्या करेंगे, तब तक विरोध करेंगे तब तक जब तक वो समाप्त या वापस न ले लिया जाए। कानून के भीतर रहते हुए कार्य करना, कानून के भीतर रहते हुए कार्य करना। सेकंड, दे हैड abiding faith, ABIDING, abiding faith in British sense of justice, उनका अंग्रेजों के न्याय में पूर्ण विश्वास था। उनको मतलब कि अगर उनको पता चलेगा या अवेयरनेस नहीं है इसलिए ऐसा हो रहा है, अगर उनको पता चलेगा हमारे साथ इस रूप में कर रहे हैं तो क्या करेगा, वो चीज़ें वापस ले लेंगे वो। दे डिड नॉट, क्या हुआ, हाँ, दे डिड नॉट अलाउ masses to participate in their political activities, अपनी राजनीतिक गतिविधियों में लोगों के भागीदारी को स्वीकृति नहीं दी। बट ऐसा नहीं था कि ये पूरा मूवमेंट फेल हो गया या ये फेस फेल हो गया, कुछ अचीवमेंट्स भी हैं इनकी, एक दो लिख लीजिए, उपलब्धियां, अचीवमेंट्स। जैसे 1892 का एक्ट बताया, ये भी इन्हीं की उपलब्धि, इन्हीं की डिमांड से आया था। दे वर एक्टिव बिहाइंड द पासिंग ऑफ 1892 एक्ट, they were active behind the passing of 1892 act, and they encouraged, second, they encouraged political consciousness among Indians, अमंग इंडियंस। 1892 के एक्ट के पीछे कांग्रेस का प्रयास था, कांग्रेस के प्रयासों से ही ये एक्ट आया था। ठीक है, 1892 के एक्ट के पीछे, पास होने के पीछे, स्वीकृत होने के पीछे कांग्रेस का प्रयास था। तथा उन्होंने भारतीयों में राजनीतिक चेतना को, प्रोत्साहित किया।
और वे ये आने वाली पीढ़ियां ये कह सकी कि स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। ये कब होगा? जब हमारे अंदर ऐसी एवेकनिंग आएगी, वो जागृति आएगी, एक राष्ट्रीयता की जागृति आएगी। उससे पहले तो किसी ने नहीं किया। स्वराज हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, एक ग्रुप तैयार हुआ ना, यही सबसे, हालांकि लोग कहते हैं कि मॉडरेट फेज क्या हो गया, फेल हो गया, कोई बहुत बड़ी उपलब्धि अचीवमेंट उसकी नहीं रही। लेकिन जब भी आप करेंगे तो इस रूप में इसको लिखेंगे कि जो सेकंड फेज, जो एक्सट्रीमिस्ट फेज आया, वही क्या है, सही मायनों में वही सबसे बड़ी उपलब्धि थी। क्योंकि उनको लगने लगा कि ये सब क्या है, हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। हम सभी क्या है, राष्ट्र के हैं, पूरे जुड़े हुए महाराष्ट्र के हैं, मद्रास के हैं, बंगाल के हैं। इन सभी लोगों ने क्या किया, अपने आप को एक राष्ट्र के रूप में समझा, जाना, एक मंच पर आए चीज़ों को लेकर। और यही तो बातें थी, उसका उद्देश्य क्या था, नेशनल अवेकनिंग लेकर आना, राष्ट्रीय जागृति को क्या करना, मजबूत करना, और लोगों को एक पॉलिटिकल ट्रेनिंग देना, या अपनी बात रखने का एक कॉन्स्टिट्यूशनल वे या संवैधानिक तरीका क्या होता है, इसकी बातें करना या इसको सिखाना। ठीक है, क्लियर हो गया मॉडरेट फेज सारा। नेक्स्ट कल हम क्या करेंगे, कल तो कल सैटरडे है, नेक्स्ट टर्न पर एक्सट्रीमिस्ट फेज। उसके बाद फिर इन दोनों में डिफरेंसेस क्या हैं वो बताकर ये टॉपिक खत्म होगा। हाँ, अभी ये खत्म होने के बाद चलेगा आर्ट एंड कल्चर। ठीक है, उसके बाद